नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है, पत्नी की इनकम पर देना पड़ सकता है आपको टैक्स। सरकार का नया आदेश लागू इनकम टैक्स रूल 2025 के तहत है। अगर पति है या फिर पत्नी है, यानी हस्बैंड है और वाइफ है, तो कई बार ऐसा होता है जो हस्बैंड या पति होता है वो टैक्स बचाने के चक्कर में अपनी इनकम जो है वो ट्रांसफर कर देता है किसको? पत्नी को। जैसे कि सैलरी ट्रांसफर कर दी, या फिर एफडी का इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया, हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम जो है वो ट्रांसफर कर दी, शेयर ट्रांसफर कर दिए, बिजनेस का प्रॉफिट जो है वो यहां पर ट्रांसफर कर दिया, या कोई अदर इनकम्स जो है वो यहां पर ट्रांसफर कर दी। जबकि ये सारी इनकम किसके रिलेटेड है? पति के रिलेटेड, हस्बैंड के रिलेटेड। इनकी टैक्स लायबिलिटी यहां पर आती है इन इनकम पर, लेकिन इन्होंने यहां पर अपनी इनकम जो है वो ट्रांसफर कर दी है वाइफ को, गिफ्ट दे दिया है या तो अगर ये सारी चीजें अगर कोई हस्बैंड या पति अब करता है तो उस केस में इन सारी इनकम पर यहां पर पत्नी को टैक्स नहीं देना है, पत्नी टैक्सेबल नहीं होगी, यहां पर पति को टैक्स देना पड़ जाएगा। सरकार कहती है सारी इनकम जो आप अपनी पत्नी के अंदर दिखा रहे हैं, रेंट की इनकम हो गई, एफडी की इनकम हो गई, शेयर से अगर कोई डिविडेंड मिल रहा है या डिविडेंड या गेन हो रहा है, या बिजनेस का कोई प्रॉफिट है, या कोई गिफ्ट आपने दिया है, तो उस केस में ये सारी की सारी इनकम आप में टैक्स की जाएगी, ना कि आपकी पत्नी में। कई लोग टैक्स प्लानिंग करते हैं जिसकी वजह से यहां वो 30% की टैक्स स्लैब में आते हैं, जबकि उनकी जो वाइफ है, पत्नी है, वो यहां पर 5% या 10% की स्लैब में आते हैं, या कई बार तो उनको टैक्स भी नहीं लगता, जिसकी वजह से वो ये टैक्स प्लानिंग करते हैं, जिसके चलते वो यहां पर टैक्स बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन अब वो ये नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई भी इनकम आपकी इनकम हुई और आपने अपनी वाइफ में दिखाई है तो उस केस में आपकी इनकम मानी जाएगी, ना कि आपकी पत्नी की। तो इसके लिए 3 से 4 रूल यहां पर दिए गए हैं, जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। अगर ये रूल्स के अंदर अगर आप ये ट्रांसफर करते हैं, इनकम ट्रांसफर करते हैं, असेट ट्रांसफर करते हैं, गिफ्ट करते हैं, तो उस केस में आपकी लायबिलिटी आ जाएगी, आपको टैक्स भरना पड़ सकता है। साथ में हम ये भी बताएंगे कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आपकी इनकम नहीं बल्कि जो आपने ट्रांसफर करी है वाइफ को, उनकी ही इनकम होगी, उन पर ही टैक्सेबल होगा। कौन से ऐसे केसेस के भी तरीके आज के वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आप एक पति हैं, आपकी पत्नी में इनकम ट्रांसफर करते हैं तो वो आपके में टैक्सेबल होगी। इसके लिए 3 से 4 रूल है। कौन से नियम है, आइए जान लें। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं पत्नी की इनकम पर देना पड़ सकता है टैक्स। सरकार का नया नियम, नया रूल लागू कर दिया गया है। सबसे पहले रूल की बात करते हैं, जिसमें भाड़े की इनकम जो होती है, यानी रेंट इनकम जो होती है, वो पत्नी की इनकम में दिखाई देती है, यानी आईटीआर में आप दिखा देते हैं। कोई हस्बैंड है, पति है, वो भाड़े की इनकम तो अपनी पत्नी में दिखा देता है, लेकिन जो घर है वो अपने खुद के नाम पर रखता है। पति खुद के नाम पर घर रखता है, लेकिन पत्नी के नाम पर घर नहीं करता। तो ध्यान रखिएगा, पहला रूल कहता है कि अगर आपने रेंट इनकम अपने वाइफ को इनकम में दिखाई है लेकिन घर ट्रांसफर नहीं किया है, तो उस केस में सरकार का कहना है कि ये जो रेंट इनकम है वो आपकी इनकम मानी जाएगी। दोस्तों इसमें 2 केस निकल के आते हैं। पहला, आपने रेंट इनकम तो जो है वो वाइफ में यानी पत्नी के नाम पर दिखाई है, जबकि जो भी घर है, हाउस है, वो यहां पर हस्बैंड के नाम से है। घर किसके नाम से है? ओनर कौन है घर का? हस्बैंड है। ओनर हस्बैंड है, लेकिन रेंट इनकम आप पत्नी के नाम से दिखा रहे हैं, उनकी आईटीआर में दिखा रहे हैं, उन पर यहां पर टैक्स बेनिफिट आप ले रहे हैं, उनकी जो है टैक्सेबल यहां पर की जा रही है उनके टैक्स स्लैब के हिसाब से। आप में यहां पर इनकम जो है रेंट इनकम नहीं दिखाते आप। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी के नाम से रेंट दिखाते हैं, घर खुद के नाम से होता है। उन लोगों को कई बार डर रहता है कि अगर पत्नी छोड़कर चली गई, डाइवोर्स हो गया, तो प्रॉपर्टी भी चली जाएगी। तो इससे अच्छा तो रेंट इनकम जो है सिर्फ वही दिखाए और यहां पर प्रॉपर्टी अपने नाम पर रखे। तो सरकार कहती है ऐसा नहीं चलेगा। दूसरा इसमें यह है कि यहां पर जो रेंट इनकम है वो तो आप ट्रांसफर कर रहे हैं, वो तो यहां पर वाइफ को ट्रांसफर कर रहे हैं, साथ साथ में आपने जो घर है, हाउस है, वो भी यहां पर ट्रांसफर कर दिया है वाइफ को। लेकिन जो घर ट्रांसफर किया है वो बिना किसी रुपये के किया है, 1 रुपया भी उनसे नहीं लिया है और ऐसे ही ट्रांसफर कर दिया। तो इस केस में भी सरकार कहती है ये जो रेंट इनकम है
वो आपके वाइफ की इनकम नहीं मानी जाएगी, वो भी हस्बैंड के इनकम में इंक्लूड की जाएगी, क्योंकि यहां पर आपने इनएडुकेट ट्रांसफर किया है, यानी बिना पैसे के यहां पर ट्रांसफर किया है प्रॉपर्टी। भले घर दे दिया, ट्रांसफर कर दिया, वाइफ के नाम से कर दिया। अब यहां पर वाइफ ओनर है, जिन लोगों को भरोसा है उनकी वाइफ छोड़कर नहीं जाएगी, उन लोगों के लिए कि यहां पर वाइफ को जो है वो ओनर बना दिया, रेंट इनकम इनकी आ रही है तो टैक्सेबल यहां होनी चाहिए। लेकिन सरकार कहती है ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पर कोई भी कंसिडरेशन यहां पर ट्रांसफर नहीं किया है, या दिया है तो भी इनएडुकेट कंसिडरेशन दिया, यानी 5-10 हजार रुपए में 5-10 हजार रुपए में आपने 15 लाख की या 20 लाख की प्रॉपर्टी जो है वो वाइफ के नाम कर दी, ये नहीं चलेगा। तो इन दोनों ही केस में आइए एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा जाते हैं अपने एग्जाम्पल पर। तो यहां पर जो एग्जाम्पल हम देखेंगे, रेंट जो है वो वाइफ के नाम से यहां पर इनकम दिखा रहे हैं, लेकिन घर का ऑनर जो है, हाउस का जो ऑनर है वो कौन है? अभी भी हस्बैंड है, पति घर का ऑनर है, वाइफ यहां पर रेंटल इनकम दिखा रहे हैं। तो उस केस में यहां पर जो हस्बैंड है उनका नाम लिख लेते हैं, अरुण है, और सुमन जो उनकी वाइफ है। तो यहां पर अरुण की यहां पर सैलरी है पूरे साल में, फाइनेंशियल ईयर 25-26 का यहां पर हम कैलकुलेशन करेंगे, जहां पर आप ध्यान रखिएगा 12 लाख तक की इनकम, न्यू टैक्स रिजीम यहां पर हम ऑप्ट करने वाले, 12 लाख तक की इनकम पर आपको नील टैक्स लगेगा। तो यहां पर सैलरी जो है, यहां पर 12,50,000 की सैलरी है अरुण की, जिसमें यहां पर उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है 75,000 रुपए का, यानी 11,75,000 रुपए इनकी टोटल इनकम हो जाती है, जिस पर अरुण की जो टैक्स लायबिलिटी है वो नील होती है, क्योंकि 12 लाख तक आपको रिबेट मिल जाता है 87A का, 60,000 का रिबेट मिल जाता है, पूरा का पूरा जो टैक्स है वो आपका नील हो जाता है। तो इस केस में पूरा का पूरा टैक्स आपका नील हो जाएगा, 12 लाख के अंदर इनकम है। तो अरुण जो है वो हस्बैंड है और सुमन जो है वो वाइफ है इनकी। अब सुमन की भी यहां पर जो है सैलरी इनकम है, तो सुमन की 5 लाख की यहां पर सैलरी इनकम है, साथ साथ में सुमन ने यहां पर रेंट इनकम भी दिखाई है 6 लाख रुपए। ध्यान रखिएगा, ये जो रेंट इनकम दिखाई है, यानी इस घर का मालिक कौन होगा? घर का मालिक इनका जो हस्बैंड है अरुण वो है, ना कि सुमन। तो सुमन घर की मालिक नहीं है, अरुण जो है वो घर का मालिक है। एक्चुअल में तो रेंट इनकम अरुण में दिखानी चाहिए थी, उनकी टैक्स लायबिलिटी में आती, लेकिन क्योंकि यहां पर अरुण ने ये इनकम जो है, रेंट इनकम जो है वो यहां पर ट्रांसफर करी है, जिस वजह से यहां पर सबसे पहले देख लेते हैं इन लोगों के हिसाब से कैलकुलेशन कैसे होगा। लेस 30% यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है, यानी 1,80,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, 4,20,000 रुपए नेट रेंट इनकम निकल कर आएगी। इसी के साथ साथ अरुण ने यहां पर है ना एफडी भी करवाई थी, जिसका ब्याज यहां पर मिल रहा है 50,000 रुपए। तो ये भी अरुण ने जो है वो ट्रांसफर किया था, पैसा जो है ट्रांसफर किया था, एफडी करवाई थी 10 लाख रुपए की, गिफ्ट किया था, जिसमें यहां पर 50,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है। टोटल इनकम इनकी निकल कर आती है 9,70,000 रुपए। अब यहां पे देख सकते हैं ये 9,70,000 है, 12 लाख के अंदर है, तो उस केस में यहां पर भी टैक्स लायबिलिटी इनकी हो जाती है नील। लेकिन सरकार यहां पर क्या कहती है कि ये जो रेंटल इनकम आपने दिखाई है, क्योंकि घर जो था अरुण के नाम से था, तो रेंट आप सुमन में नहीं दिखा सकते, रेंट यहां पर सुमन के अंदर नहीं आएगी। इसी के साथ साथ जो एफडी था, जिसका जो पैसा था गिफ्ट आपने किया था, तो इस पर जो इनकम जनरेट हो गई है वो भी सुमन के नाम से नहीं होगी। ये दोनों ही इनकम आपको अरुण में दिखानी होगी, गवर्नमेंट का ये कहना है, रूल ये कहता है। तो रेंट इनकम जो है, जो नेट रेंट इनकम है 4,20,000 रुपए, वो यहां पर अरुण में दिखाई देगी, प्लस एफडी का जो इंटरेस्ट है 50,000 रुपए वो भी यहां पर दिखाई देगा। अब इनकी वापस अगर टैक्स कैलकुलेशन करें, यानी टोटल इनकम वापस निकाल के लेके आए, तो यहां पर नई टोटल इनकम क्या टोटल इनकम निकल के आएगी 16,45,000 रुपए। ये जो सुमन की इनकम में दिखाई थी वो यहां पर क्लब कर दी जाएगी अरुण में, जिसकी वजह से यहां पर 16,45,000। अब इस 16,45,000 पर अगर टैक्स कैलकुलेट करें तो 1,29,000 आपका टैक्स निकल कर आएगा, प्लस 4% सेस, 5,160 का सेस, यानी 1,34,160 की टोटल टैक्स निकल कर आ जाती है। यानी टोटल टैक्स यहां पे निकल के आएगा 1,34,160 रुपये। तो आप देख सकते हैं यहां पर अरुण ने प्लानिंग तो करी थी कि अरुण ने अपनी जो रेंट इनकम थी वो ट्रांसफर कर दी सुमन को, बिना घर ट्रांसफर करे। एफडी की इंटरेस्ट थी वो भी ट्रांसफर कर दिया, यहां पर 10 लाख का गिफ्ट करके एफडी उनकी करवा दी अरुण ने सुमन के नाम से, जिसमें वहां पर 50,000 का इंटरेस्ट मिल रहा था। तो ये दोनों ही इनकम जो है यहां पर सुमन में ट्रांसफर कर दी थी, जिसकी वजह से
दोनों केस के अंदर यहां पर 11,75,000 का आ रहा था जब इंक्लूड नहीं हुई थी इनकम, तो यहां पर भी 12 लाख के अंदर था, यहां पर भी 12 लाख के अंदर था, तो दोनों ही केस में टैक्स लायबिलिटी नील हो रही थी। लेकिन सरकार कहती है ऐसा नहीं होगा। अगर आपने रेंट इनकम अपनी पत्नी के नाम पर दिखाई है लेकिन प्रॉपर्टी घर अपने नाम पर रखी हुई है, तो उस केस में वो इनकम अरुण की मानी जाएगी, ना कि सुमन की। और इस केस में 1,34,000 रुपया आपको टैक्स जो है वो यहां पर भरता हुआ दिख रहा है। देते हैं ये जो एफडी है, अगर ये गिफ्ट ना देकर लोन दे देते हैं तो उस केस में एफडी की इनकम जो है वो 50,000 सुमन में होगी, ना कि अरुण में। तो ध्यान रखिएगा, आप गिफ्ट ना देकर अगर लोन दे देते हैं तो उस केस में ये एफडी की 50,000 की इनकम जो है वो सुमन में ही दिखाई देगी, ना कि अरुण में। दूसरा पॉइंट जो है, आपने रेंट जो है वो वाइफ के नाम पर कर दी, साथ में जो प्रॉपर्टी है यानी कि जो घर है, हाउस है, वो भी आपने वाइफ के नाम पर कर दिया, लेकिन इसके बदले में कोई भी कंसिडरेशन या कम कंसिडरेशन, 0 कंसिडरेशन या कुछ 5-10 हजार रुपए लेकर आपने जो है घर ट्रांसफर कर दिया, जबकि घर की वैल्यू थी 50 लाख रुपए। तो इस केस में जो इनकम यहां पर होगी वाइफ के अंदर, जो आपने रेंट इनकम दिखाई है वो भी आपके अंदर क्लब कर दी जाएगी, यानी यहां पर हस्बैंड के अंदर वो रेंट इनकम मानी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, वाइफ के अंदर रेंट इनकम अगर आप दिखाते हैं तो वो इनकम भी आपके हस्बैंड में ही दिखाई देगी। तो ध्यान रखना है आपको इसमें, अगर आपको बचना है तो क्या करना पड़ेगा, जो हाउस प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफर करी यानी ओनर तो वाइफ है, तो यहां पर जो कंसिडरेशन है वो आपको ले लेना है। 50 लाख में से 30 लाख हो गया या 40 लाख रुपए जो भी है वो आप ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप यानी हस्बैंड जो है और वाइफ है, तो हस्बैंड अपनी वाइफ को यहां पर लोन दे देगा एंड बदले में यहां पर जो है कंसिडरेशन रिसीव कर लिया जाएगा। तो यहां पर आपने लोन दे दिया और कंसिडरेशन यहां पर रिसीव कर लिया हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, हाउस के अगेंस्ट। तो इस केस में लीगली यहां पर जो वाइफ है वो ओनर हो जाती है और यहां पर कंसिडरेशन भी ट्रांसफर किया गया है, जिसकी वजह से जो रेंटल इनकम होगी वो यहां पर वाइफ की मानी जाएगी, ना कि हस्बैंड की। अब ये जो लोन है इस पर हो सके तो इंटरेस्ट दीजिए आप या ना भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर आपको ये ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, यानी आपको पैसा जो है कंसिडरेशन वाइफ से लेना। अगर वाइफ के पास इनकम है, उनकी आईटीआर में इनकम हुई है, तो वहां से आप ट्रांसफर कर लीजिए। अगर इनकम नहीं है तो लोन देके ट्रांसफर कर लीजिए। तो पैसा कंसिडरेशन अगर आप ले लेते हैं, हाउस प्रॉपर्टी रेंट ट्रांसफर करते हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, लेकिन कंसिडरेशन ले लेते हैं, तो उस केस में वाइफ के अंदर ही वो रेंटल इनकम दिखाई देगी, ना कि आप में। ये टैक्स प्लानिंग आप कर सकते हैं, जिससे आप टैक्स आसानी से बचा सकते हैं। अपने दूसरे रूल पर, तो पहले रूल में तो हमने आपको बताया था रेंट इनकम हो गई, एफडी इनकम हो गई, या कोई भी इनकम जो है आपने ट्रांसफर करी है वाइफ को लेकिन असेट ट्रांसफर नहीं करी है, तो उस केस में आपकी इनकम में इंक्लूड होगा। अब दूसरा जो रूल है वो हम देखेंगे कि अगर आपने सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन या कोई भी ऐसी अदर चीज जो रेम्युनरेशन हो या सैलरी हो, वो अगर आपने वाइफ को ट्रांसफर कर दी है, तो अगर कोई भी रेम्युनरेशन यानी सैलरी, कमीशन, फीस जो भी है वो आपके वाइफ को मिल रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा कहां से मिल रही है, कंपनी से मिल रही है, पार्टनरशिप फर्म या कोई अदर कंसर्न से मिल रही है, जहां पर हस्बैंड है यानी उसका जो पति है उसका 20% से ज्यादा कंपनी में शेयर्स है, या जो पार्टनरशिप फर्म है या जो कंसर्न है वहां पर प्रॉफिट उनको मिल रहा है, यानी हस्बैंड का एक तरफ से सब्सटेंशियल इंटरेस्ट दिख रहा है, हस्बैंड यहां पर होल्डिंग कर रहा है, कंपनी में शेयर है हस्बैंड के, हस्बैंड को प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन सैलरी किसको मिल रही है, रेम्युनरेशन किसको मिल रहा है, वाइफ को मिल रहा है। कई लोग ऐसे होते हैं, कई हस्बैंड ऐसे होते हैं जो अपनी वाइफ को कंपनीज के अंदर जो है वो एज ए सैलरी दिलवा देते हैं, जिससे वो टैक्स बचा सकते हैं। यहां पर दो चीज आपको देखनी है, यानी जो वाइफ है क्या वो क्वालिफाइड है सही में, क्या वो सच में क्वालिफाइड है, क्या उसको टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल नॉलेज है। अगर वो क्वालिफाइड नहीं है या फिर वो सिर्फ घर की हाउस वाइफ ही रहे है, हाउस वाइफ है, घर में काम करती है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है उसके पास, ना कोई टेक्निकल ना कोई प्रोफेशनल डिग्री है उसके पास, प्रोफेशनल यानी कोई प्रोफेशनल अकाउंटेंट नहीं है, मान के चलिए कि क्वालिफाइड अकाउंटेंट नहीं है, बस ऐसे ही उसको कंपनी के अंदर रख लिया है और सैलरी दी जा रही है, सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन दिया जा रहा है। अगर वो टेक्निकल, प्रोफेशनल, क्वालिफाइड है, अकाउंटेंट है, प्रॉपर उसको एक्सपीरियंस है, 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, काम कर चुके, घर के हाउसवाइफ नहीं है, तो उस केस में यहां पर टैक्सेबल जो होगा वो वाइफ की इनकम में किया जाएगा, यानी जो भी सैलरी मिल रही है, रेम्युनरेशन मिल रहा है,
वो वाइफ में होगा। लेकिन अगर वो क्वालिफाइड नहीं है, हाउस वाइफ है, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस केस में यहां पर हस्बैंड के इनकम में यहां पर टैक्स की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, हस्बैंड के इनकम में सैलरी, कमीशन, फीस जो है वो टैक्स की जाएगी। अगर क्वालिफिकेशन नहीं हुआ, क्वालिफिकेशन है, तब आप वाइफ के अंदर कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अपने एग्जांपल पे। तो यहां पर हम फिर से अरुण का एग्जांपल ले लेते हैं। तो अरुण ने यहां पर 55% शेयर्स होल्ड करे हैं कंपनी के, XYZ लिमिटेड कंपनी है जिसमें शेयर होल्ड करें। इसी के साथ साथ सुमन जो है, जो अरुण की वाइफ है, उसको यहां पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की पोस्ट पर रखा हुआ है XYZ कंपनी में, और 50,000 रुपये जो है वो सैलरी मिल रही है हर महीने, पर मंथ। आइए दोनों का कैलकुलेशन कर लेते हैं टैक्स लायबिलिटी का। तो यहां पर अरुण है और यहां पर सुमन है। अरुण को कोई सैलरी यहां पर नहीं मिल रही है, तो अरुण की यहां पर नील सैलरी होती है। सुमन को यहां पर मिल रही है 50,000 रुपये इंटू 12, यानी कि 6 लाख रुपए सालाना, जो XYZ कंपनी से मिल रही है। अरुण की अदर इनकम की बात करें तो यहां पर 11,20,000 उनकी अदर इनकम है। तो टोटल इनकम अरुण की हो गई 11,20,000 रुपये, और सुमन की अदर इनकम जो है वो 4 लाख रुपए है। तो सुमन की टोटल इनकम हो जाती है यहां पर 10 लाख रुपए। तो दोनों ही केस में यहां पर टैक्स जो है वो जीरो लगता है, दोनों ही केस में टैक्स जो है वो जीरो लगता है। लेकिन क्योंकि यहां पर अरुण जो था 55% होल्ड कर रहा था शेयर्स XYZ कंपनी में, और सुमन जो है वो क्वालिफाइड नहीं थी, सुमन के पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, कोई भी क्वालिफाइड नहीं थी, वो क्वालिफाइड नहीं थी, नॉट क्वालिफाइड। अगर वो क्वालिफाइड होती तो ये 6 लाख उसकी इनकम मानी जाती और टोटल 10 लाख पर नील टैक्स होता। लेकिन क्योंकि क्वालिफाइड नहीं है तो 6 लाख रुपए जो है सुमन की इनकम नहीं होगी, सुमन की सैलरी नहीं होगी। यहां पर सैलरी जो होगी सुमन की, वो यहां पर क्लब कर दी जाएगी, ट्रांसफर कर दी जाएगी अरुण में। तो यहां पर अरुण में 6 लाख इंक्लूड हो जाएंगे। टोटल यहां पर 17,20,000 रुपए सैलरी निकल कर आती है, टोटल इनकम निकल कर आती है। इस पर टैक्स 1,44,000 का निकल के आएगा, प्लस 4% सेस 5,760 का, और इस केस में टोटल 1,49,760 का टैक्स निकल कर आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप अपनी पत्नी को कंपनी में या पार्टनरशिप फर्म में जहां पर आपको प्रॉफिट मिल रहा है 20% से ज्यादा, आप कंपनी में शेयर होल्ड कर रहे हैं 20% से ज्यादा, जहां पर आप अपनी स्पाउस को यानी वाइफ को अगर सैलरी रेम्यूनरेशन, कोई भी ऐसे टाइप की रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, लेकिन वो क्वालिफाइड नहीं है उस पोस्ट के लिए, यानी ना वो प्रॉपर अकाउंटेंट है, ना वो कंप्यूटर डिजाइनर है, ना इंजीनियर है, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ऐसी पोस्ट पर आप दे रहे हैं जहां पर एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन मांगता है, तो उस केस में यानी वो सिर्फ एक हाउसवाइफ है, सुमन कौन है, हाउसवाइफ है, तो उस केस में जो भी सैलरी यहां पर मिल रही है XYZ कंपनी से, वो आपकी इनकम में क्लब कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर ये क्वालिफाइड होती यानी इसको 5 साल का एक्सपीरियंस होता, या ये क्वालिफाइड अकाउंटेंट होती, तो उस केस में यहां पर पूरे के पूरे 6 लाख इनकी इनकम मानी जाती, जबकि ये क्वालिफाइड नहीं है, जिस वजह से यहां पर अरुण के अंदर टैक्सेबल किया जाएगा। अपने तीसरे नियम पर, तीसरे रूल में, तो तीसरा जो रूल है जिसमें हम देखेंगे बिजनेस प्रॉफिट के बारे में। तो अगर कोई हस्बैंड है जो इन्वेस्टमेंट करता है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर देता है 7 लाख रुपए, यानी आपने गिफ्ट कर दिया अपनी वाइफ के बिजनेस में, पत्नी का बिजनेस था, हस्बैंड ने अपने पत्नी के बिजनेस में 7 लाख रुपए डाल दिए, 7 लाख 10 लाख जितना भी है पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया एज ए गिफ्ट आप कर देते हैं, तो उस केस में बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा प्रोपोर्शनेट, ध्यान रखिएगा प्रोपोर्शनेट, यहां पर प्रोपोर्शनेट जो है वो आपकी इनकम यानी हस्बैंड के जो भी प्रॉफिट होगा प्रोपोर्शनेट यहां पर टैक्सेबल किया जाएगा, यानी जितना आपने कंट्रीब्यूशन किया प्रोपोर्शनेट देखा जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं। तो मान के चलिए यहां पर आपको 5 लाख का यानी वाइफ के बिजनेस में 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, आपने कितना कंट्रीब्यूशन किया, 7 लाख किया, वाइफ का कंट्रीब्यूशन 3 लाख रुपए था। तो यहां पर वाइफ जो है वो राधा है, हस्बैंड जो है वो राहुल है, और टोटल कंट्रीब्यूशन मेरा बिजनेस के अंदर, जो वाइफ का जो बिजनेस है उसमें टोटल कंट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले यहां पर कैपिटल कंट्रीब्यूशन देख लेते कितना है, यानी कितना इन्वेस्टमेंट किया है। तो राधा ने अपने बिजनेस में 3 लाख रुपए निवेश किए हैं, जबकि राहुल ने 7 लाख निवेश किए थे, पर हो गया 10 लाख रुपए। अब जो प्रॉफिट है 5 लाख रुपए, वो इस 3:7 रेशियो में डिवाइड किए जाएंगे, यानी प्रोपोर्शनेट किए जाएंगे, जिसमें 5 लाख
मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 10, यानी कि 1.5 लाख रुपया जो प्रॉफिट है वो वाइफ में टैक्सेबल किया जाएगा। इसी के साथ साथ 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 7/100, यानी 3.5 लाख रुपये, टोटल 5 लाख रुपये हुए प्रॉफिट। तो 3.5 लाख रुपये जो है वो हस्बैंड के अंदर यहां पर टैक्स होगा। 7 लाख का जो कंट्रीब्यूशन है, तो ये अगर गिफ्ट आपने दे दिया है, वाइफ को 7 लाख रुपए गिफ्ट दे दिए और उनके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है, गिफ्ट दिया है आपने वाइफ को 7 लाख रुपए, तो प्रोपोर्शनेट जो भी प्रॉफिट होगा बिजनेस का वो यहां पर बाइफरकेट किया जाएगा, जिसमें 1.5 लाख रुपया जो है वो वाइफ यानी राधा में टैक्सेबल होगा, 3.5 लाख रुपया हस्बैंड में टैक्सेबल होगा। अगर आपको इस टैक्सेशन से बचना है तो उस केस में आप गिफ्ट ना देकर लोन दे सकते हैं। अगर आप लोन दे देते हैं 7 लाख रुपए अपनी वाइफ को, तो उस केस में जो 5 लाख है वो पूरा का पूरा वाइफ के अंदर टैक्सेबल किया जाएगा, ना कि हस्बैंड में। तो 5 लाख पूरा का पूरा जो प्रॉफिट होगा बिजनेस का वो वाइफ में टैक्स किया जाएगा अगर आप लोन दे देते हैं। अगर आप लोन दिखा देते हैं, लोन नहीं दिखाते, गिफ्ट करते हैं, तो उस केस में प्रोपोर्शनेट किया जाएगा। अपने आखिरी पॉइंट पे, तो इस रूल में क्लब नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। हमने आपको बताया था रेंटल इनकम, कोई भी इनकम जो हस्बैंड ने यहां पर ट्रांसफर करी है स्पाउस को यानी वाइफ को, जो भी रेंट इनकम हो गई, शेयर्स की इनकम हो गई, कोई भी इनकम बिजनेस प्रॉफिट हो गया, कोई भी ऐसी इनकम या इन्वेस्टमेंट जो यहां पर हस्बैंड में क्लब होने वाली थी इनकम, यानी हस्बैंड की लाइबिलिटी थी लेकिन वो स्पाउस में ट्रांसफर करी गई है। एग्जांपल के तौर पर अगर आपने रेंटल इनकम जो है वो हाउस प्रॉपर्टी से आ रही है और रेंटल इनकम वाइफ में दिखा रहे हैं, तो रेंट इनकम वाइफ में दिखा रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी जो थी वो हस्बैंड के नाम से थी। अब इस रेंटल इनकम को अगर उस वाइफ ने इन्वेस्ट किया है किस में, शेयर्स में, एफडी में, सेविंग अकाउंट में, या कोई अदर इन्वेस्टमेंट किया है, वाइफ ने उस रेंटल इनकम को, जो रेंट की इनकम आई थी, वो निवेश कर दिया एफडी में, शेयर्स में या सेविंग अकाउंट में डाल दिया, जहां से उनको इनकम जनरेट हो रही है, जहां पर उनको इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, डिविडेंड इनकम आ रही है, गेन आ रहा है, तो उस केस में ये जो है वो टैक्सेबल होगा वाइफ में, ना कि हस्बैंड में। तो वाइफ में टैक्सेबल होगा, ना कि हस्बैंड में। तो ध्यान रखिएगा, जो रेंट इनकम है वो तो हस्बैंड में टैक्स होगी अगर प्रॉपर्टी जो है वो वाइफ के नाम से नहीं है, सिर्फ यहां पर डाइवर्जन किया है, ट्रांसफर किया है वाइफ के अंदर रेंट इनकम पर। रेंट इनकम को अगर इन्वेस्टमेंट करके एफडी, शेयर्स, सेविंग अकाउंट में अगर इंटरेस्ट इनकम हो रही है, डिविडेंड हो रहा है, गेन हो रहा है, तो वो उस केस में वाइफ में होगा, ना कि हस्बैंड में। इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी हस्बैंड जो है वो अपनी स्पाउस यानी वाइफ को गिफ्ट देता है तो वहां पर क्लबिंग प्रोविजन जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, और उस केस में जो भी गिफ्ट दिया गया, चाहे रेंट इनकम हो रही है वहां से, शेयर्स की इनकम हो रही है, एफडी की इनकम हो रही है, सेविंग अकाउंट की इनकम हो रही है, या फिर बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है, या कोई अदर इनकम हो रही है। हालांकि ये जो गिफ्ट है वो यहां पर वाइफ को जो गिफ्ट पैसा मिल रहा है, पैसे के रूप में समझ लीजिए 10 लाख रुपए गिफ्ट जो मिल रहा है, वो उसके लिए एग्जेम्प्ट होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, यहां पर टैक्स नहीं किया जाएगा वाइफ को जो भी पैसा दिया जा रहा है। लेकिन जो इनकम जनरेट हो रही है, क्योंकि यहां पर हस्बैंड ने ट्रांसफर करी है, ये सारी की सारी इनकम यहां पर टैक्सेबल कर दी जाएगी अगर वो गिफ्ट की है। लेकिन वहीं अगर आप ये जो पैसा है लोन देते हैं तो उस केस में टैक्सेबिलिटी यहां पर नहीं आती है हस्बैंड को, यहां पर वाइफ के अंदर ये सारी की सारी इनकम जो है वो टैक्स की जाएगी। तो अगर गिफ्ट करते हैं तो सारी की सारी इनकम जो भी आपने गिफ्ट किया उससे जनरेट हुई है वो वाइफ में जाएगी। गिफ्ट नहीं करते, लोन देते हैं, तो उस केस में हस्बैंड में टैक्स किया जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने जाना, अगर कोई पति है अपनी पत्नी को ट्रांसफर करता है, असेट ट्रांसफर करता है, इनकम ट्रांसफर करता है, तो उस केस में उनकी इनकम में क्लब कर दिया जाएगा, यानी पति की इनकम में क्लब कर दिया जाएगा अगर आप गिफ्ट के रूप में देते हैं, बिना कंसिडरेशन देते हैं। लेकिन अगर कहीं आप लोन देते हैं तो उस केस में टैक्सेबिलिटी जो है वो स्पाउस यानी पत्नी के अंदर ही होने वाली है, जो भी इनकम जनरेट होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें बताइए। आपके कोई डाउट है, क्वेरी है
तो वो भी कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।